कक्षा 10 के विद्यार्थियों का अभिनंदन। आज हम आगे पढ़ेंगे गुप्तकाल के अंदर गुप्तकालीन समाज। तो गुप्तकालीन समाज के अंदर वही व्यवस्था थी कि समाज होता वो 4 वर्णों में थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो ये ब्राह्मण जो थे इनका काम क्या था? अध्ययन कराना, अध्यापन करवाना, यज्ञ करना, दान देना। ये इस काम जो था ये ब्राह्मणों का था। राष्ट्र की रक्षा करना ये क्षत्रियों का कार्य था। व्यापार और वाणिज्य करना ये वैश्य काम था और इन सब की सेवा प्रदान करना ये शूद्र का काम था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा था कि व्यवसाय के बंधन शिथिल होने लगे थे, यानी कि लोग जो है दूसरे प्रकार के कार्य भी जो है करने लगे के थे। लेकिन अब जो है अभी भी जो है वैदिक काल की तरह नहीं था यार। वैदिक काल के अंदर क्या होता था कि जैसे जो व्यक्ति जो कार्य करता था वो उसकी जाति बन जाती थी। लेकिन अब जाति प्रथा थोड़ी सी कठोर हो गई थी कि जिस जाति के व्यक्ति है वो उसी जाति के माने जाएंगे। यानी कि वर्णों का आधार जो था वो गुण और कर्म ना होकर जन्म ही था। जिस जाति में जन्म लेते थे वही जाति मान जाती थी। जबकि वैदिक काल में क्या होता था कि जो जैसा कार्य करता था उसके अनुसार जो है उसकी जाति जो है बदलती ही रहती थी। तो अब जो है वर्ण ये जाति बंधन थोड़ा सा कठोर हो गया था। धार्मिक जितने भी कार्य होते थे उनके अंदर जो है पत्नी की उपस्थिति जो थी ये अनिवार्य थी। पत्नी जो है पति के साथ में यज्ञ में बैठती थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी बड़ा था। पर्दा प्रथा भी नहीं थी। और 8 प्रकार के विवाह जो है इसकी भी हमें जो है जानकारी मिलती है। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी, यानी कि अपना पति स्वयं चुनना ये प्रथा भी जो है पृथ्वीराज चौहान के समय जो हुई थी स्वयंवर प्रथा वो भी उस समय विद्यमान थी। कई प्रकार की मिश्रित जातियां भी थी, जैसे मुद्राव, शक्ति, कर्ण, अंबष्ट, पार्श्व आदि ये उग्र थी। कायस्थ जो थी पहले वर्ग था एक, परंतु धीरे धीरे आगे जाकर जो है एक जाति के रूप में बदल गई थी। नारी का आदर्श चित्रण किया गया कि वो बहुत अच्छी थी, ये बात वैसे बताई गई है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था, ये जानकारी भी हमें मिलती है। अगला वंश जो है वो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। तो ये घटना जो 6ठी शताब्दी ईस्वी की है। दिल्ली जो है उसके निकट में हरियाणा वाले पास में क्षेत्र में जो एक स्थान है थानेश्वर, यहाँ के प्रमुख जो थे ये पुष्यभूति थे और ये जो थे शिव के उपासक थे। इन्होंने इस वंश की प्रारंभ किया था। तो कहने का मतलब है पुष्यभूति के द्वारा जो है वर्धन वंश की स्थापना जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर जो है दिल्ली के निकट की गई थी। इस वंश में जो है आगे जाकर जो है 3 राजा हुए थे: प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जो होते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान दीजिए, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जब इसकी मृत्यु होती है तो उनका जो बड़ा बेटा जो होता है राजवर्धन ये गद्दी पे बैठता है। लेकिन बंगाल के जो राजा जो होते हैं शशांक, ये 606 ईस्वी के अंदर जो इनको मार देते हैं। अब जैसे ही 606 के अंदर ये मर जाते हैं तो इनके छोटे भाई जो है हर्षवर्धन ये राजा बनते हैं। 40 सालों तक लगभग इनका शासन रहता है और काफी प्रसिद्ध रहते हैं। काफी कीर्ति इन्होंने अर्जित की थी, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण जो है ये वंश जो है इनकी मृत्यु के साथ ही जो है समाप्त हो जाता है। अब ध्यान देंगे आगे इसके अंदर हम कि हर्ष के समय की स्थिति क्या थी। आसान नहीं थी क्योंकि बड़ा भाई जो था प्रभाकर वर्धन उसको मार दिया गया था। तो जब ये सिंहासन पर बैठते हैं तो राज्य की स्थिति अत्यंत ही जो है संकटपूर्ण थी। गौड़ राजा जो शशांक जो थे ये भी जो है इसको काट देना। बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के बड़े भाई जो थे उसको मार दिया गया था। बहन जो थी जिसका नाम था राजश्री,
ये भी अपनी रक्षा के लिए अज्ञात स्थानों पर जो है भाग गई थी एक बार के लिए, फिर मुश्किल से इसको जो है ढूंढ कर ये लाते हैं। अब ये क्या 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 करते हैं, काम करते हैं, ये कामरूप के राजा के साथ मिलते हैं जिनका नाम होता है भास्कर वर्मा, और एक शशांक के विरुद्ध एक सेना भेजते हैं। इतनी जानकारी हमें इस पाठ में मिलती है। उसके अलावा क्या क्या होता है, चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय जो होते हैं ये इनको पीछे खदेड़ देते हैं। कहने का मतलब है ये उत्तर भारत से जब दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करते हैं तो चालुक्य जो राजा जो होते हैं इन्हें इनकी सेना को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, यानी हर्षवर्धन की सेना जो है उसको हरा देते हैं, उनको पीछे खिसका देते हैं। ये काम जिसके द्वारा किया जाता है वो राजा है राजा पुलकेशिन द्वितीय। तो कहने का मतलब है नर्मदा नदी के तट से पीछे खदेड़ने कार्य जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। अब हर्ष जो था राजा जो था उसकी सीमाएं जो उत्तर में जो थी हिमाच्छादित पर्वत हिमालय वाले भागों तक थी, दक्षिण में जो नर्मदा नदी जो है वहां तक थी, पूर्व में गंजाम में थी, पश्चिम में वल्लभी गुजरात वाले भाग तक जो है फैली हुई थी। ये हम मानचित्र में आप देख लेना, किताब में दिया हुआ है। अब ध्यान देना, कनौज जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र है वो इस विशाल साम्राज्य की जो है राजधानी थी। हर्ष ने जो है महाराजाधिराज की जो उपाधि धारण की थी। सूर्य और शिव का ये उपासक था। बाद में बौद्ध धर्म के प्रति भी इसकी रुचि हो गई थी। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ से आती है, प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में, प्रयाग का मतलब जहाँ गंगा और यमुना नदी मिलती है उस स्थान पर ये क्या करता था, एक महोत्सव करता था और वहां पर ये दान देने का कार्य करता था। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि इनके समय में कौन से चीनी यात्री जो थे वो भारत आए थे, तो वेनसांग जो थे वो इनके समय में जो है इनके छठे महोत्सव के अंदर जो है सम्मिलित होते हैं। 3 नाटकों की रचना भी इनके द्वारा की जाती है जिनका नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो प्रश्न आ सकता है कि हर्षवर्धन के द्वारा निर्मित 3 नाटकों के नाम बताइए, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। एक इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट, इनके बारे में पता सकता है कि कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो बाण भट्ट है। हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट है। उनके अलावा म्यूर है, सुबंधु है, मातंग है, दिवाकर है, ईशान है, ये भी विद्वान थे। आपसे प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन कौन से विद्वान थे, तो हमें लिखना पड़ेगा बाण भट्ट, म्यूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वान थे। चीनी यात्री वेनसांग को भी इन्होंने जो है आश्रय प्रदान किया था। अब हम पढ़ते हैं पाल वंश के अंदर। तो जो भी वंश पढ़ते हैं उसके अंदर कोई ना कोई संस्थापक होता है, संस्थापक मतलब जो इसको शुरुआत करने वाला होता है। तो 750 ईस्वी के अंदर जो है गोपाल नामक व्यक्ति जो थे इसने इसकी वंश की जो है स्थापना की थी, संस्थापक थे। उसके बाद जो है धर्मपाल राजा बनते हैं, ठीक है। और इनकी क्या विशेषता है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश तक वाला क्षेत्र जो है वहां तक जो है इन्होंने अपना साम्राज्य जो है विस्तार किया था। और प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है इनसे अपने आप को जो है सुरक्षित जो है बनाए रखा था। ये विशेषता किसकी है, धर्मपाल की है। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन थे, देवपाल थे। तो हमने 3 पढ़ लिए, गोपाल, गोपाल के बाद में धर्मपाल और धर्मपाल के बाद अब जो है देवपाल। इन्होंने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। इन्होंने क्या काम किया था कि इनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। और ये पाटलिपुत्र से कहाँ ले गए, बंगाल ले गए थे। अब इनके समय में क्या हुआ था कि हमारे जो दक्षिण पूर्वी देश है सुमात्रा है, वहां के जो राजा जो थे बालपुत्र थे, उन्होंने यहाँ पर अपना राजसभा में जो है दूत भेजा था। ये इनके समय में महत्वपूर्ण घटना हुई थी। देवपाल के बाद जो है धीरे धीरे जो है इनके राजा जो थे उतने ताकतवर नहीं रहते और गुर्जर प्रतिहार राजाओं के कारण जो इनकी शक्ति जो है कमजोर हो गई थी। अब इनके 9वें राजा 10वें राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके समय में क्या बात है। इस वंश के जो 9वें राजा जो थे उनका नाम था महिपाल था। और महिपाल के समय में क्या होता है कि चोल राजा एकदम दक्षिण भारत के दक्षिण हिस्से के अंदर जो है चोल राजा जो होते हैं वो 1023 ईस्वी के अंदर जो है गंगा तक के प्रदेशों को जीतते हैं। ये उसके समय में घटना हुई थी। पाल राजा जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध शिक्षा केंद्रों की भी इन्होंने उन्नति की थी। अब नालंदा है, विक्रमशिला है, ये जो महाविहार जो है इनको शिक्षा प्रदान की थी। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जो अतिशा जो थे ये जो थे ये 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां पर गए थे। तो कहने का मतलब क्या है, अतिशा नाम के भिक्षु थे और ये 10वें पाल राजा जो थे नेपाल के समय में थे और ये तिब्बत के राजा ने निमंत्रण दिया था। तो
तो ये तिब्बत गए थे। पाल वंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। अब इनकी जानकारी कैसे मिलती है कि इन्होंने दीमान और विटपाल जैसे महान शिल्पियों को भी संरक्षण जो है प्रदान कर रखा था। जलाशय भी बनाया हुआ है दीनापुर के अंदर, ये हमें जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट वंश, अब राष्ट्रकूट वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। कब की गई थी? 736 में की थी। 14 शासक जो है इस वंश के अंदर हुए थे। पहले क्या थे कि वातापी के जो क्षेत्र जो है वहां ये चालुक्य जो राजा जो थे उनके सामंत, यानी चालुक्यों के नीचे काम करने वाले थे राष्ट्रकूट जो थे। अब चालुक्यों के अंदर जो है अंतिम जो है चालुक्य जो है उनके अंदर ध्यान देंगे, अंतिम चालुक्य शासक जो है कीर्तिवर्मादित्य जो थे। ठीक है, तो कीर्तिवर्मादित्य को ये पराजित करते हैं और चालुक्यों की सत्ता जो है ये समाप्त कर देते हैं। यानी कहने वाला चालुक्यों की सत्ता समाप्त करके राष्ट्रकूट वंश जो है ये सत्ता में आता है। अब इस वंश के एक राजा हुए हैं कृष्ण प्रथम। इन्होंने क्या काम किया है? कैलाशनाथ का मंदिर जो है इसका निर्माण कराया है। अब इन राष्ट्रकूट वंशों की विशेषता क्या है कि इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के कई प्रसिद्ध राजाओं को हराया था। जैसे इस वंश के जो चौथे राजा हुए थे जिनका नाम था ध्रुव, इन्होंने प्रतिहार वंश के जो है वत्सराज जो थे इसको पराजित किया था। पांचवें जो इस वंश के राजा हुए थे राष्ट्रकूट वंश के, उनका नाम था गोविंद तीर्थ। इन्होंने किसको हराया था? नागवर द्वितीय को हराया था, जो काफी पराक्रमी थे। और इनके अलावा पाल वंश के जो राजा जो है धर्मपाल जो है इसको भी इन्होंने पराजित किया था। और मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है, कांचीवाल क्षेत्र जो है, वहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। छठा शासक जो था ये शांति प्रिय था, यानी अधिक ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और लगभग 64 सालों तक इसने जो है शासन किया था और मान्यखेत को उसने अपनी राजधानी बनाया था। अब इस अमोघ वर्ष के बारे में जो है एक यात्री, अरब यात्री है, वो इसके बारे में लिखता है जिसका नाम है सुलेमान। वो क्या कहता है कि विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों से इसकी तुलना की है। यानी इतना मान बताया इसको कि अगर पूरे विश्व के अंदर 4 महान शासक बताया जाए तो उसमें अमोघ वर्ष का भी नाम आता है। अब जो कृष्ण द्वितीय हैं, इंद्र तृतीय हैं, इन्होंने क्या किया था? कन्नौज के तत्कालीन शासक जो थे महिपाल को जो है पराजित किया था। ये महिपाल जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का था। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर आता है, इस राजा को इन्होंने हराया था और भागने के लिए विवश किया था। 12वें शासक जो थे वह थे कृष्ण तृतीय। इसके शासन काल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हो गया था। अब जो है धीरे धीरे राष्ट्रकूट जो है इनको वापस जो है चालुक्य ही हराते हैं। अब चालुक्य एक राजा कौन था? तेलप था। और 973 ईस्वी के अंदर जो है ये कर्क द्वितीय को पराजित करता है और मान्यखेत पर जो है अपना अधिकार कर लेता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए इन्होंने संस्कृत है, कन्नड़ साहित्य, इनको भी पोषक प्रदान किया था राष्ट्रकूट वंश ने जो है। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा या बलराज घोषित किया, यानी राष्ट्रकूट के जो राजा जो थे उन्हें ये बलहरा कहते थे। अरब जो देश के जो लोग जो थे उन विद्वानों ने इनको ये नाम दिया है। गुर्जर प्रतिहार वंश, अब इस वंश की स्थापना जो है नागभट्ट नामक एक सामंत ने की थी। कहाँ की थी? गुजरात के आसपास की थी 725 में। इसलिए इसका नाम, वंश का नाम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश पड़ गया था। ये काफी वीर थे और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जो पश्चिमी भाग से यानी पाकिस्तान वाले भाग, जो सिंध नामक क्षेत्र जो है वहां पर जो आक्रमण होते थे उनका इन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया था। यानी पश्चिमी भारत जो है, उत्तर पश्चिमी, वहां जो भी आक्रमण हो रहे थे उन सबको विफल कर दिया था। कोई भी विदेशी जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। अब इस वंश का वत्सराज जो था ये पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। तो प्रश्न आ सकता है गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर सम्राट की पदवी धारण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वत्सराज थे। तो 816 ईस्वी के अंदर जो है नागभट्ट द्वितीय जो है इसने क्या किया था? गंगा घाटी पर हमला किया था, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो कन्नौज वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, यूपी के अंदर आता है, और इस कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बना दिया था। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ था। इसकी जानकारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रकूट राजाओं ने
कई गुर्जर प्रतिहार राजाओं को हराया था। तो गोविंद तृतीय से ये हार गए थे और कन्नौज के आसपास इनका जो है क्षेत्र जो थे इनका शासन था। अब इस वंश का सबसे ताकतवर राजा कौन था? वो था राजा भोज, प्रसिद्ध जो राजा जो था, और मिहिर भोज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो नागवर द्वितीय का पोता था। अरब व्यापारी सुलेमान जो था वो इसी के समय में आया था। अब अगले जो राजा के बारे में पढ़ेंगे वो महेंद्रपाल था। अब इसके अंदर राजा के बारे में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इस राजा ने जिसको संरक्षण प्रदान किया था या जिनके ये शिष्य थे महेंद्रपाल, उनका नाम है राजशेखर। और इन राजशेखर ने जो एक नाटक की रचना की थी कर्पूर मंजरी। तो अपने प्रश्न आ सकता है कि कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो राजशेखर ने की थी। किसके समय हुई थी? ये महेंद्रपाल के समय में हुई थी। राजा महेंद्रपाल था उस समय। महेंद्र का पुत्र महिपाल था। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह से पराजित हुआ था और ये भी जो है इंद्र तृतीय के द्वारा हार जाता है। महेंद्र का ही पुत्र होता है। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लग जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं उसके बाद भी कई राजा होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जैसे भोजदित्य है, विनायक पाल है, महेंद्र पाल द्वितीय, देवपाल है, महिपाल द्वितीय, विजयपाल है। इन सब ने जो है अपने राज्य को कायम रखा था 1083 तक। बाद में इस वंश पर आक्रमण करते हैं महमूद गजनवी और उस समय जो राजा जो होते हैं वो होता है राज्यपाल। अब ये राज्यपाल जो होता है ये बिना लड़े ही वहां से भाग जाता है और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि आसपास के जो राजा जो होते हैं वो काफी नाराज होते हैं कि इसकी इस कायरता से। तो चंदेल जो राजा जो होते हैं गण, ये क्या करते हैं, राजपूत राजाओं के नेतृत्व में जो है उसकी हत्या कर देते हैं और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठाते हैं। अब कन्नौज के अंदर जो है घेड़वाल और राठौड़ वंश का उद्भव हो जाता है और 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इन्होंने जो है कि जो अरब से जो आने वाले जो भी योद्धा जो थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, यानी भारत में नहीं आने दिया था। नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय है, वत्सराज है, मिहिर भोज है, ये इनके प्रमुख राजा हुए थे। तो आज के लिए इतना ही है। इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे।